तो हेलो दोस्तों, मैं हूं प्रकाश और आप सबका फिर से एक बार स्वागत करता हूं इतिहास के एक और नई टॉपिक आदि ऐतिहासिक काल में। तो जैसे कि आपको पता होगा, इतिहास का अध्ययन के लिए इसे 3 भागों में बांटा गया है। तो सबसे पहला है प्रागैतिहासिक काल, जिससे रिलेटेड इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज को हमने पिछले वीडियो में कवर कर लिया था। तो प्रागैतिहासिक काल उस काल को कहा जाता है जिसमें मानव पढ़ना लिखना नहीं जानता था। और दूसरा है आदि ऐतिहासिक काल, जिसे हम आज कवर करने वाले हैं। तो आदि ऐतिहासिक काल उस काल को कहा जाता है जिसमें मानव द्वारा लिखी गई लिपि को पढ़ा नहीं जा सकता है। और तीसरा है ऐतिहासिक काल, जिसे हम आने वाले वीडियोज में कवर करने वाले हैं। तो ऐतिहासिक काल उस काल को कहा जाता है जिस काल से लिखित स्रोत भी उपलब्ध हैं और उन्हें पढ़ा भी जा सकता है। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो, आदि ऐतिहासिक काल। तो आदि ऐतिहासिक काल को इंग्लिश में प्रोटो हिस्टोरिक पीरियड कहा जाता है, जिसके अंतर्गत हम सिंधु सभ्यता यानी कि इंडस वैली सिविलाइजेशन के इतिहास को पढ़ेंगे। तो इस सभ्यता का विकास 2500 ईसा पूर्व से 1750 ईसा पूर्व तक हुआ। तो कहीं कहीं पे आपको ये 2400 ईसा पूर्व से या फिर 2600 ईसा पूर्व से देखने को मिल जाएगी, लेकिन जो सर्वमान्य है वो 2500 ईसा पूर्व से 1750 ईसा पूर्व तक का ही है। तो सिंधु सभ्यता जो है वो सिंधु नदी के तट पर मिली थी, इसीलिए हम इसे सिंधु सभ्यता के नाम से जानते हैं। और इसकी जानकारी के लिए सबसे पहली खुदाई हड़प्पा से शुरू की गई थी, इसलिए हम इसे हड़प्पा सभ्यता के नाम से भी जानते हैं। और ये जो हड़प्पा सभ्यता है, सिंधु सभ्यता का सबसे उपयुक्त नाम माना जाता है, क्योंकि इसकी पहली खुदाई हड़प्पा से ही शुरू हुई थी। तो अगर आपसे पूछा जाए कि सिंधु सभ्यता का सबसे उपयुक्त नाम क्या है, तो वो होगा हड़प्पा सभ्यता। और क्योंकि इसी कालखंड में कांसे की भी खोज की गई थी, इसीलिए हम इसे कांस्य युग के नाम से भी जानते हैं। और सिंधु सभ्यता का जानकारी सबसे पहले चार्ल्स मेसन ने 1826 ईस्वी में दिया था। तो हुआ क्या था ना कि पंजाब के कुछ इलाके में लोग ईंटा बनाने के लिए मिट्टी की खुदाई कर रहे थे, और उसी दौरान उन्हें जमीन से पहले से बनी बनाई ईंटें मिली, जिसकी जानकारी चार्ल्स मेसन ने दिया, जिसका सर्वेक्षण जेम्स कनिंघम ने 1853 ईस्वी में किया। जिससे यह पता चल गया था कि सभ्यता का जो क्षेत्रफल है वो लगभग 13 लाख वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है। और इसका नामकरण जॉन मार्शल ने 1921 ईस्वी में दिया था, जो कि पुरातत्व विभाग के महानिदेशक हुआ करते थे। और इन्होंने सभ्यता की पहली खुदाई दयाराम साहनी से करवाई, जिसकी शुरुआत हड़प्पा से की गई थी। तो आगे हम लोग देखने वाले हैं सिंधु सभ्यता के विस्तार के बारे में। तो इस मैप में आप लोग देख सकते हैं, ये जो लाल रंग की लकीर दिख रही है ना, यही सिंधु सभ्यता का इलाका था, जो कि वर्तमान के पाकिस्तान, अफगानिस्तान के कुछ भाग और भारत के उत्तर पश्चिम भाग तक फैला हुआ था, जो कि कुछ कुछ त्रिभुजाकार का दिखता है। तो अगर आपसे पूछा जाए कि सिंधु सभ्यता का आकार कैसा था, तो वो होगा त्रिभुजाकार का। और इस सभ्यता का जो सबसे पूर्वी भाग है वो उत्तर प्रदेश का आलमगीरपुर में था, जो कि हिंडन नदी के तट पर स्थित है। और इसका जो पश्चिम भाग है वो पाकिस्तान के सुतका गेंडोर में है, जो कि दास नदी के तट पर स्थित है। और इसका जो उत्तरी भाग है वो जम्मू कश्मीर के मांडा में है, जो कि चिनाब नदी के तट पर स्थित है। और इसका जो दक्षिणी भाग है वो महाराष्ट्र के दैमाबाद में है, जो कि प्रवरा नदी के तट पर स्थित है। और दोस्तों, इस सभ्यता के खुदाई के दौरान जो सबसे ज़्यादा स्थल मिला था वो था गुजरात से सबसे ज़्यादा स्थल मिला था। ठीक है, तो आगे हम लोग देखेंगे सिंधु सभ्यता की विशेषताओं के बारे में। तो सिंधु सभ्यता विश्व की पहली शहरी सभ्यता थी। इससे पहले के जितने सारे सभ्यता मिले थे वो सारे ग्रामीण थे, लेकिन सिंधु सभ्यता शहरी थी। और वो हमें इस बात से पता चलता है कि यहाँ की नगर निगम की व्यवस्था काफ़ी अच्छी थी। यहाँ की नालियाँ ढकी हुई होती थी, यहाँ के सड़कें एक दूसरे को समकोण पर काटती थी, जिससे हवा के चलने पर भी सड़क साफ हो जाता था। यहाँ के दरवाजे एवं खिड़कियाँ पीछे की ओर खुलती थी, लेकिन लोथल एक ऐसे शहर था जिसका दरवाजा सामने की ओर खुलता था, यानी मेन रोड की ओर। और इनका अर्थव्यवस्था का मुख्य आधार कृषि था, और इनके मुख्य फसल गेहूं और जौ हुआ करते थे। ये लोग विश्व भर में कपास के उत्पादन में नंबर 1 पर थे। और इस सभ्यता के लोग कृषि के साथ साथ व्यापार भी करते थे, और इनका व्यापार विदेशों से होता था, जैसे सोना, चांदी, टीना, ये सारे चीजें अफगानिस्तान और ईरान जैसे देश से आते थे। तो आगे हम लोग देखेंगे इनके समाज के बारे में। तो इनका जो समाज था वो मातृसत्तात्मक था। तो दोस्तों, मातृसत्तात्मक का अर्थ होता है जिस समाज या परिवार में सत्ता का अधिकार माता या स्त्री के हाथ में होता है, उसे मातृसत्तात्मक समाज कहेंगे। और इनका जो समाज था वो 4 वर्गों में बटा हुआ था, जिसमें पहला था विद्वान वर्ग, दूसरा योद्धा, तीसरा व्यापारी एवं शिल्पकार, और चौथा था श्रमिक वर्ग यानी मजदूर वर्ग। सिंधु सभ्यता की लिपि भावचित्रात्मक थी, जिसे दाईं से बाईं की ओर लिखी जाती थी। और जैसे ही एक लाइन समाप्त हो जाता था तो अगला लाइन बाईं से दाईं की ओर लिखा जाता था। तो जब सभ्यता का खुदाई हुआ था तो वहां से कई सारे सिक्के मिले थे, जिसमें से ज्यादातर सिक्कों में एक सींग वाले जानवर का चित्र मिला है। और वो सारा सिक्का सेलखड़ी का बना हुआ होता था। तो सेलखड़ी जो है वो एक विशेष प्रकार का पत्थर होता है, जो कि नॉर्मल पत्थर से थोड़ा मुलायम होता है, जिसकी वजह से सिक्का बनाना काफी आसान होता था। और इस सभ्यता के लोग माप तोल के लिए बाट का इस्तेमाल करते थे, जिसका मिनिमम वजन 16 केजी होता था। ये लोग युद्ध से परिचित नहीं थे,
क्योंकि यहाँ से तलवार जैसे कोई भी हथियार नहीं मिली है। ये लोग मिट्टी के बर्तनों का इस्तेमाल करते थे, जिसे लाल रंग से रंग देते थे। इस सभ्यता में शवों को जलाने एवं गाड़ने जैसे दोनों प्रथाएं प्रचलित थी। जहां मोहनजोदड़ो में लाशों को जला दिया जाता था, तो वहीं हड़प्पा में लाशों को दफनाने की प्रथाएं प्रचलित थी। और वहीं लोथल एवं कलिबंगा जैसे जगहों में युग्म समाधियां मिली है। तो दोस्तों, युग्म समाधि सती प्रथा को कहा जाता है, जिसमें पति के मर जाने पर पत्नी को भी उसी चिता में जला दिया जाता था, जिसका अंत राजा राममोहन राय ने 1829 ईस्वी में किया। और उस वक्त भारत के गवर्नर जनरल लॉर्ड विलियम बेंटिक हुआ करते थे। और ये हम लोग मॉडर्न इतिहास में पढ़ेंगे। तो सिंधु सभ्यता का विनाश का सबसे बड़ा कारण बाढ़ को माना जाता है। हालांकि इतिहासकारों में इसको लेकर काफी मतभेद है। किन्हीं का मानना है कि इसका अंत आर्यों के आक्रमण की वजह से हुआ है, तो किन्हीं का मानना है कि प्राकृतिक आपदाओं की वजह से, जैसे मलेरिया जैसे महामारियों की वजह से। तो आगे हम लोग देखेंगे सिंधु सभ्यता के प्रमुख स्थलों के बारे में। तो सबसे पहला है हड़प्पा, जिसकी खुदाई सबसे पहले की गई थी, और इसका खुदाई दयाराम साहनी ने 1921 ईस्वी में किया था। तो ये जो हड़प्पा है, ये वर्तमान के पाकिस्तान में रावी नदी के तट पर स्थित है। और यहाँ से एक आयताकार का सिक्का मिला है, जिसमें स्त्री के गर्भ से निकलता पौधा को दर्शाया गया है। और जब हड़प्पा का खुदाई हुआ था, तो ये सारी चीजें मिले थे, जिसमें से पहला है कुम्हार का चाक, जिसमें कुम्हार लोग मिट्टी के बर्तन बनाते हैं ना, वही। दूसरा है श्रमिक आवास, यानी मजदूरों के रहने का जगह। तीसरा है अन्नागार, यानी अनाज रखने वाला घर। चौथा है मातृ देवी की मूर्ति, जो कहीं ना कहीं इस बात को दर्शाती है कि ये लोग मातृ देवी की पूजा करते थे। पांचवा है, यहाँ से एक RH-37 नाम का कब्रिस्तान मिला था। यहाँ से हाथी की खोपड़ी मिली थी, स्वास्तिक चिन्ह मिला था, लकड़ी की औखली मिली थी, लकड़ी की ताबूत भी मिला था। तो ताबूत एक प्रकार का बॉक्स होता है, जिसमें क्रिश्चियन धर्म के लोग लाश को दफनाने से पहले पैक करते हैं। तो हड़प्पा के बाद अगला है मोहनजोदड़ो। तो मोहनजोदड़ो का खुदाई राखलदास बनर्जी ने 1922 ईस्वी में किया था, और यह भी वर्तमान के पाकिस्तान में मिला था, जो कि सिंधु नदी के तट पर स्थित है। और मोहनजोदड़ो सिंधु सभ्यता का सबसे बड़ा शहर हुआ करता था। और मोहनजोदड़ो से मृतकों का एक बहुत बड़ा टीला मिला है। तो आगे हम लोग देखेंगे मोहनजोदड़ो से खुदाई के दौरान और क्या क्या मिला था। पुरोहित आवास, तो पुरोहित का मतलब होता है पुजारियों का प्रधान। पुजारी का प्रधान को पुरोहित कहा जाता है। अगला है विशाल स्नानागार, अन्नागार मिला था। सबसे चौड़ी सड़क भी मिली थी, सूती के वस्त्र मिले थे, पशुपति शिव की मूर्ति मिली थी, सभागार मिला था, कांसे की नर्तकी मिली थी, तांबे का ढेर मिला था, घर के आंगन में कुआं मिला था, और यहाँ से भी स्वास्तिक चिन्ह मिले थे। तो अगला है चनहुद्रो, और इसकी खुदाई गोपाल मजूमदार ने 1931 ईस्वी को किया था। और चनहुद्रो भी पाकिस्तान की सिंधु नदी के तट पर ही स्थित है। और ये एकमात्र शहर था जो कि दुर्ग रहित था। तो दुर्ग का मतलब होता है, जो पहले के बड़े बड़े किले होते थे ना, उनका बाउंड्री के लिए एक मोटी सी पत्थर की दीवार बनाई जाती थी, उसे ही दुर्ग कहा जाता है। और चनहुद्रो जो था वो दुर्ग रहित था, यानी यहाँ से ऐसी कोई बाउंड्री नहीं मिली थी। और चनहुद्रो एक औद्योगिक शहर था, जो कि यहाँ से खुदाई के दौरान मिली जाने वाले वस्तुओं से पता चलता है। तो यहाँ से क्या क्या मिला था? यहाँ से मेकअप की सामग्रियाँ मिली थी, जैसे लिपस्टिक हो गया, कंघी, शीशा, ये सारी चीज़ें। यहाँ से गुड़िया मिली थी, सुई, अलंकृत ईंटें मिले थे, बिल्ली का पीछा करता हुआ कुत्ता का पैर मिला था, मनका मिला था। तो दोस्तों, मनका का मतलब होता है एक प्रकार का माला होता है, जैसे मोती को पिरोकर बनाया जाता है ना, उसी प्रकार के मालाओं को मनका कहा जाता है। तो अगला है रोपड़, और रोपड़ की खुदाई जगदत्त शर्मा ने 1953 ईस्वी को किया था। और ये पंजाब के सतलज नदी के तट पर स्थित है। और यहाँ से मानव के साथ साथ उनके पालतू जानवर का लाश मिला है, जैसा कि पाषाण काल में जम्मू कश्मीर के बुरझोम से देखने को मिली थी ना, वैसे ही। अगला है लोथल, और इसकी खुदाई S.R. राव ने 1955 ईस्वी को किया था। और यह गुजरात के भोगवा नदी के तट पर स्थित है। और लोथल एक बंदरगाह यानी सी पोर्ट हुआ करता था, और यहाँ के दरवाजे सड़कों की ओर खुलते थे। और लोथल से फारस के मोहर मिले हैं। और यहाँ से युगल समाधान मिला है, जो सती प्रथा का प्रतीक है। तो दोस्तों, युगल समाधान और युग्म समाधि दोनों का मतलब एक ही होता है। आप लोग इन दोनों में कंफ्यूज मत होइएगा, ठीक है। अगला है कालीबंगा, और इसकी खुदाई B.K. थापड़ और B.B. लाल ने मिलकर किया था। और ये राजस्थान के घग्गर नदी यानी सरस्वती नदी के तट पर स्थित है। इसकी खुदाई के दौरान यहाँ से चूड़ी मिली थी, जोता हुआ खेत मिला था, हल मिला था, हवन कुंड मिला था, अलंकृत ईंटें मिली थी। और सिंधु सभ्यता का सबसे बड़ा स्थल धौलावीरा है, जिसकी खुदाई रविंद्र सिंह बिष्ट ने किया था। तो इसे आप लोग इस तरीके से याद रख सकते हैं, जैसे रविंद्र सिंह बिष्ट, बिष्ट का मतलब क्या होता है? बड़ा चीज, राक्षस। और धौलावीरा सबसे बड़ा था, तो बिष्ट बड़ा, धौलावीरा सबसे बड़ा था, उस तरीके से आप लोग इसे याद रख सकते हैं।
और इसका खुदाई 1990 से 91 ईस्वी के बीच में हुआ था। ठीक है, और अगर भारत का बात करें तो भारत में सबसे बड़ा स्थल राखीगढ़ी था। ठीक है, इन दोनों चीज को भी आप लोग याद रखिएगा। तो ये थे कुछ प्रमुख स्थल जिनसे क्वेश्चंस बनते हैं और इनको हमने डिटेल में डिस्कस किया, परंतु यहाँ से और भी जगह मिले थे पर उनसे ज्यादा क्वेश्चंस देखने को नहीं मिलता है, इसलिए हम उन्हें डिटेल में नहीं देखेंगे। पर कुछ कुछ बातें हैं जो पता होना चाहिए, जैसे बनवाली, यहाँ से टेढ़ी मेढ़ी सड़क मिली थी। अगला है सुरकोटदा, यहाँ से घोड़ों की हड्डी मिली थी। उसके बाद है रंगपुर, यहाँ से पुआल की भूसी मिली थी। ठीक है, तो ये थी आज की पूरी वीडियो। उम्मीद करता हूं आपको समझ में आई होगी। तो इसके आगे हम लोग देखेंगे कुछ इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज को। ठीक है, चलिए। तो आज का पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस पदार्थ का उपयोग हड़प्पा काल में मोहरों मुद्राओं के निर्माण में मुख्य रूप से किया गया है? सही उत्तर होगा सेलखड़ी। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, हड़प्पावासी किस वस्तु के उत्पादन में सर्वप्रथम थे? ऑप्शन नंबर ए मुद्राएं, बी कपास, सी औजार और डी जौ। सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी कपास। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन है, हड़प्पा के मिट्टी के बर्तनों पर सामान्यतः किस रंग का उपयोग हुआ था? ऑप्शन नंबर ए पांडु, बी लाल, सी हरा, डी नीला। सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी लाल। ठीक है, चलो अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन है, सिंधु सभ्यता का सर्वाधिक उपयुक्त नाम क्या है? ठीक है, तो हमने शुरू में ही डिस्कस किया था, सिंधु सभ्यता का सर्वाधिक उपयुक्त नाम हड़प्पा सभ्यता है। ठीक है, तो उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हड़प्पा सभ्यता। ठीक है, अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5। निम्नलिखित में से कौन सा सिंधु सभ्यता का पत्तन नगर बंदरगाह था? ऑप्शन नंबर ए कालीबंगन, ऑप्शन नंबर बी लोथल, सी रोपड़ और डी मोहनजोदड़ो। तो सही उत्तर हो जाएगा लोथल। लोथल जो था वो एक बंदरगाह था। ठीक है, और यहाँ के दरवाजे मुख्य सड़क की ओर खुलते थे। ठीक है, चलो अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6। सिंधु सभ्यता का कौन सा स्थान भारत में स्थित है? ऑप्शन नंबर ए हड़प्पा, बी मोहनजोदड़ो, सी लोथल और डी इनमें से कोई नहीं। तो हड़प्पा तो नहीं होगा क्योंकि वो पाकिस्तान के रावी नदी के तट पर स्थित था, और ऑप्शन नंबर बी मोहनजोदड़ो वो भी नहीं होगा क्योंकि वो सिंधु नदी के तट पर पाकिस्तान में ही स्थित था, और ऑप्शन नंबर सी ये गुजरात के भोगवा नदी के तट पर स्थित था। ठीक है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी लोथल। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7, और क्वेश्चन है, सिंधु घाटी के लोग पूजा करते थे, किसकी पूजा करते थे? ऑप्शन नंबर ए पशुपति शिव की, ऑप्शन नंबर बी इंद्र और वरुण की, ऑप्शन नंबर सी ब्रह्मा की, ऑप्शन नंबर डी विष्णु की। सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए पशुपति शिव की। ठीक है, यहाँ से पशुपति शिव की भी मूर्ति मिली थी, तो लोग पशुपति शिव की पूजा करते थे। ठीक है, चलो अगला क्वेश्चन है, मोहनजोदड़ो निम्नलिखित में से कहां पर स्थित है? ऑप्शन नंबर ए भारत के गुजरात राज्य में, ऑप्शन नंबर ए भारत के पंजाब राज्य में, ऑप्शन नंबर सी पाकिस्तान के सिंधु प्रांत में, ऑप्शन नंबर डी अफगानिस्तान में। तो इसका आंसर आप मुझे कमेंट में बताइएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9। सिंधु घाटी सभ्यता का कौन सा स्थान अब पाकिस्तान में है? ऑप्शन नंबर ए कालीबंगा, ऑप्शन नंबर बी हड़प्पा, ऑप्शन नंबर सी लोथल और डी आलमगीरपुर। तो इसका उत्तर भी आप मुझे कमेंट में बताइएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10। एक जूते हुए खेत की खोज की गई थी, कहां से की गई थी? ऑप्शन नंबर ए मोहनजोदड़ो में, ऑप्शन नंबर बी कालीबंगा में, ऑप्शन नंबर सी हड़प्पा में और डी लोथल में। तो इसका उत्तर भी आप मुझे कमेंट में बताइएगा। ठीक है, तो ये थी आज की पूरी वीडियो। उम्मीद करता हूं आपको अच्छा लगा है तो लाइक कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू।